यस, वेलकम टू माय चैनल फैक्चुअल स्टडी विद लक्ष्य। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वी हैव गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर power sharing overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters, we carry the idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demand for power sharing. The story yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. हमको इधर बताया गया है कि इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहता है और हमको पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है और हमारे लिए पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमको कैसे हेल्प करता है। पहले हमको दो कंट्री की स्टोरी बताई गई है, जिसमें एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। तो पहले हमको बेल्जियम की स्टोरी बताई गई है। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है यूरोप में, जो कि मतलब हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। उसके साथ जो जैसे नेबर कंट्रीज़ जो रहते हैं वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्ज़मबर्ग। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, जो कि हरियाणा के आधे पॉपुलेशन जितना है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन से मतलब है, हमको यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है। एथनिक का मतलब जो एक सोशल डिवीज़न होता है जो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में होता है। जैसे कि हम लोग डिफरेंट मतलब पीपल को डिफरेंट क्राइटेरिया में डिस्क्राइब करते हैं या उनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर एक्सेट्रा, रिलीजियन या नेशनैलिटी। तो उसको हम लोग बोलते हैं एथनिक। हमको यहाँ बताया गया है कि यहाँ बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? आगे वो भी बताया गया है कि यहाँ पे हमको 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। ये आप इतना यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एथनिक कंपोजिशन पूछा जाता है। 59% जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। वहीं पे 40% मतलब मेजॉरिटी जो है वो वेलोनिया में रहते हैं पर बोलते फ्रेंच है। पर यही जब बेल्जियम के ये कैपिटल ब्रुसेल्स की बात आती है, तब ये चीज़ उल्टा हो जाता है। 80% फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं पर 20% डच स्पीकिंग रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 59% थे डच स्पीकिंग, पर अब सिर्फ अब उससे ज़्यादा है, 80% है। और वहीं पे फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो 40% थे, पर यहाँ पे 80 हैं। और डच स्पीकिंग जो 59% है, यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाते हैं 20% में। Then the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development. मतलब यही बताया गया कि माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की रहती है, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो कम मतलब नंबर में तो कम थे, पर जो पावर और मतलब अमीर लोग थे वो ज़्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग में ही आते थे। डच जो थे नॉर्मल लोग थे।
सो यहाँ पे ये मैप में कभी कभी बहुत कम पर लोकेट करने के लिए बोला जाता है। सो हमारा वेलोनिया रीजन है ये रेड वाला, और फ्रेमिश रीजन है ये येलो वाला, और ये कैपिटल है जहाँ पे उल्टा रहता है थोड़ा एथनिक कंपोजिशन, और जर्मन स्पीकिंग भी है जो कि बहुत कम मतलब 1% है। सो नेक्स्ट देखते हैं। And education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. So हमको यही बताया गया है कि अब जैसे कि हमने देखा कि एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे बहुत वेरी कर रहा है, तो इसके कारण लोग ऐसा भी हो सकता था कि लड़ सकते थे या अपने राइट्स के लिए या फिर दूसरे को डोमिनेट करने के लिए लड़ सकते थे, पर ऐसा नहीं तो मतलब होने भी लग जाता है 1950 और 60s के बीच में। पर ब्रसेल्स जो है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी वही मतलब प्रॉब्लम रहती है कि मेजॉरिटी डच स्पीकिंग रहते हैं, पर कैपिटल में आते आते वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। देन अभी हमको श्रीलंका का एथनिक पोजीशन के बारे में बताया जाएगा। तो उनका स्टोरी ये है। लेट अस स्टोरी इन अनदर कंट्री श्रीलंका। सो जैसे कि हमको पता है श्रीलंका हमारा एक नेबर कंट्री है। इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. So ये पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि ये श्रीलंका कहाँ पे है, कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी है, और ये भी बताया गया कि श्रीलंका का भी डाइवर्स पॉपुलेशन है और इनका भी कॉम्प्लेक्स ही है एथनिक कंपोजिशन। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेजॉरिटी में कंट्री में मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग रहते हैं, पर ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं। वहीं ये यहाँ पे श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग जो रहते हैं वो 74% रहते हैं, और तमिल स्पीकर्स रहते हैं 18%। अभी तमिल स्पीकर में दो आते हैं, एक इंडियन और एक श्रीलंकन। सो इसका भी बाद में बताया जाएगा। अमॉन्ग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, नेटिव मतलब वहीं के रहने वाले निवासी, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जैसे कि मैंने बताया 13%, और द रेस्ट हुज फॉरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर के काम से जो लोग आए थे और श्रीलंका में सेटल हो गए, तो बाद में वो इंडियन तमिल्स के नाम से जानने लगे। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in north east of the country. So यहाँ पे हमको मैप दिया है और यहाँ पे हमको मार्क भी किए। एक 1 मिनट। यहाँ पे जैसे कि मार्क भी किया है, सिन्हाला जो है ये येलो वाले हैं, श्रीलंकन तमिल है जो कि हमको पता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फैले हुए हैं, इंडियन तमिल हैं जो कि वहाँ पे मतलब नेटिव नहीं थे, इंडिया से वो लोग वहाँ पे गए, इमिग्रेट किए, उसके बाद वहाँ पे रहने लगे, और बाकी रिमेनिंग मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, पर इसमें मार्क नहीं किए क्योंकि बहुत वो कम नंबर में है। देन उसके बाद बताया गया है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while most Tamil are Hindus और Muslims. There are about 7% Christians, जैसे कि मैंने बताया कि क्रिश्चियंस भी है पर 7% ही है, और वो भी तमिल और सिन्हालास दोनों है, मतलब ऐसा तमिल और तमिलियन और सिन्हालास में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि बहुत कम परसेंटेज में चले जाएगा, तो क्रिश्चियंस का ही सिर्फ बताया गया है। देन
Just imagine what could happen in a situation like this. In Belgium, uh, the Dutch community could take advantage of numeric majority, force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over precious in Sri Lanka. Sinhala communities enjoyed an even bigger majority and could impose its will on entire country. Now let us look what happened in both these countries. So वही बताया गया जनरल, मैं बता देता हूँ कि इसमें मतलब बताया गया है कि यहाँ पे डच स्पीकिंग थे वो कहीं पे मेजॉरिटी पे थे, कहीं पे माइनॉरिटी में थे। तो मेजॉरिटी में जहाँ थे वहाँ पे वो और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के, या फिर जितना मतलब लोग हैं वो तब भी मेजॉरिटी में है तो अपना वो हक जता के और डोमिनेशन दिखा के वहाँ पे रूल कर सकते थे। और वहीं पे दूसरी जगह जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग थे वो भी ऐसा कर सकते थे। पर और ये इसके कारण हो क्या सकता था कि वहाँ पे पार्टीशन हो सकता था, कंट्री दो हिस्सों में टूट सकता था। आगे बताया गया है कि क्या होता है इसमें। फिर आगे बताया है श्रीलंका का, पहले बताया कि श्रीलंका में क्या होता है। तो वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म होता है। इसका आगे मीनिंग भी लिखा हुआ है। मेजॉरिटेरियनिज्म इज a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the minority. So हमको मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब यहाँ पर पता चलता है कि मतलब जो डोमिनेटिंग है या फिर मेजॉरिटी में लोग हैं वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे उनको कंट्री चलानी है। मतलब चाहे तो वो इक्वल राइट दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो उन पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। फिर जाकर के आगे इसमें स्टोरी बताया है। श्रीलंका emerged एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये आप लोग मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. सो हमको ये बताया गया है कि मतलब वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस के बाद सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो तब स्टार्टिंग से चाह रहे थे कि अपना डोमिनेंस दिखाएं और कंट्री में अपना रूल चलाएं और गवर्नमेंट को भी अपने अंडर ले लें। फिर हम बताया इन 1956 उन्होंने एक एक्ट पास किया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसरिगार्डिंग तमिल। मतलब उन्होंने 1956 में एक लॉ एक्ट पास किया जिसके तहत उनको वहाँ मतलब श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला कर दिया, और तमिल लैंग्वेज को वहाँ पे नहीं माना जाता था। तो इसके कारण होता क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे वो मतलब फेवर करने लगती है सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। मतलब अब वहाँ के मतलब जो भी लोकल लोग हैं जैसे सिन्हाला हैं तो वो जैसे ही अगर यूनिवर्सिटी या जॉब्स के लिए जाएंगे तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा और उनको जॉब मिल भी जाएगी। पर अगर वही तमिल जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। फिर जाकर के बाद में उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया ताकि बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको भी बचाया जा सके। जैसे कि हमको यहाँ पे बताया गया था कि मोस्ट मोस्ट जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि अगर बुद्धिस्ट को हम लोग बचा लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पावर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिन्हाला के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। फिर हमको आगे बताया गया है all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils.
They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. सो वही मतलब धीरे धीरे डोमिनेशन और बढ़ते जाता है और वो लोग चाहते हैं कि और उनको पावर मिले और कंट्री में ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस मिले, तो तमिल के साथ और मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है. So they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. सो वही मतलब बताया गया है कि तमिल जो भी यहाँ पे वहाँ पे जो रहते थे उनको वही लगने लगा कि उनको कोई इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं और जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण मतलब सिन्हाला स्पीकिंग पीपल और तमिल्स जो थे उनके बीच में टेंशन ज़्यादा बढ़ने लग गया. फिर the Sri Lankan Tamil launched parties and struggles after the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. सो वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल थे, अब भाई उनको इतना डोमिनेट करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो अपने अलग अलग पार्टी बनाने लगे, फिर स्ट्रगल्स करने लगे या फिर रैली निकालने लगे जिसके और उनकी मांग क्या रहती थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज कर लें, और दूसरा था यहाँ पे तमिल एलएम जो मतलब एलएम का यहाँ पे लिखा मीनिंग स्टेट, जो कि आगे और बाद में बताता हूँ मैं. सो वो मतलब और ऐसे पावर मतलब और क्या मतलब उनको पावर जो नहीं मिल रही थी वो अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे थे. फिर बाद में एक और डिमांड मांगते हैं कि तमिल एलएम का स्टेट फॉर्म करने के लिए, ताकि मतलब जो तमिल उधर रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उनको एक अलग से एरिया मिल जाए, ताकि मतलब उस एरिया में तो उनको मतलब ऐसे चैन से रह पाए, इसीलिए. The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihood. You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback in the social, cultural, and economic life of the country. It ended in 2009. हाँ, तो जैसे आप जनरल इमेजिन भी कर सकते हैं कि मतलब अब इतना ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे और एक डोमिनेट करेगा और एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उनके बीच में मतलब अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे और दोनों के बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होगी, तो वही होता है और बाद में वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत मतलब कंट्री को छोड़ के जाते हैं, तो बहुत लोगों को मारा जाता है, यही सब होता है. पर वहीं पे ये थी श्रीलंका की स्टोरी. तो यहाँ पे मैं अभी फिर से एक बार शॉर्ट बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं कि श्रीलंका में होता क्या है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में. वहाँ पे फिर जो लोग रहते हैं अपना ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में बोल देते हैं सिन्हाला पर, और कुछ कुछ और स्कीम्स लाते हैं जिसके तहत कि तमिल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं. बाद में तमिल स्पीकिंग पीपल के दो डिमांड भी होते हैं कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखने के लिए और एक तमिल एलम स्टेट अलग से मांगते हैं, पर वो सब नहीं मिलता है, जिसके कारण उनके बीच में सिविल वॉर होता है. पर वहीं पे बेल्जियम का जो स्टोरी है उसमें ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे एकोमोडेशन होता है, बेल्जियम में होता है. इसमें बताया द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. दे रिकॉग्नाइज्ड द existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution four times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. सो इसमें वही बताते हैं कि बेल्जियम मतलब बेल्जियम के जो लोग रहते हैं उनको बेल्जियन बोलते हैं.
तो बेल्जियन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग पाथ लेते हैं। मतलब जैसे श्रीलंका में वॉर और डिस्क्रिमिनेशन वो सब होता है, वैसा नहीं करते हैं। वो 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस लाते हैं, ताकि वो मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और परफेक्ट बना सकें और इक्वल राइट्स और ज़्यादा दे सकें। तो वो क्या चेंजेस करते हैं वो आगे बताया गया है। Here are some of the elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic groups. Thus, no single community can make decisions unilaterally. इसमें क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिख देते हैं कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे, और कुछ जैसे चेंजेस लाने के लिए दोनों ही कम्युनिटी की डिसीजंस लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी को कुछ अगर चेंजेस करवाना है तो करवा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों ही कम्युनिटी डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों दोनों का ही अपना अपना मतलब उनका डिसीजन लिया जाएगा और फिर जाकर के चेंजेस हुए जाएंगे। फिर सेकंड चेंज किया, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate of the central government. So जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो पावर्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेटेड रहेगा, नहीं, वो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेट्स में भी। और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एक अलग काम करेगा। मतलब सेम लोगों को वो लोग रूल करेंगे, बाकी अलग अलग टाइप से, और एक दूसरे के मतलब सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। फिर थर्ड चेंज लाते हैं कि ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. So Brussels, जैसे कि पता है उनका कैपिटल जो है वहाँ पे उल्टा रहता है, कि मतलब डच स्पीकिंग जो रहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं उनका नंबर उल्टा हो जाता है। जो मेजॉरिटी में रहते हैं वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं, जो माइनॉरिटी में रहते हैं मेजॉरिटी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने माना था कि ब्रसेल्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी सॉरी the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग पहले कम था, तो उन्होंने क्यों बात माना कि ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगा, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी था, उन्होंने मतलब मान लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसीलिए। फिर आगे फोर्थ चेंज इन्होंने लाया, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो मतलब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को अलग किया, फिर एक कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ये सब तो चेंजेस लाए। बाकी उन्होंने एक और चीज़ किया कि एक अलग टाइप का गवर्नमेंट लाया। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रहता है, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट रखा और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा। मतलब अलग अलग ब्रसेल्स का एक अलग गवर्नमेंट होगा, डच स्पीकिंग का फ्रेंच स्पीकिंग का अलग गवर्नमेंट रहेगा, डच स्पीकिंग का अलग गवर्नमेंट रहेगा और जर्मन स्पीकिंग का अलग गवर्नमेंट रहेगा। और ये जो गवर्नमेंट है ऐसी ही नहीं कि कोई भी अफेयर्स में इंटरप्ट कर सकता है, नहीं,
जो इनको जो पावर मिले हैं वो अपना पावर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ अगर कल्चरल इशू है या एजुकेशनल कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, तो उन्हीं सब में वो इंटरप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टोरी में हमने देखा कि श्रीलंका के जैसे नहीं होता है, श्रीलंका से बहुत अलग होता है और इसका फ़ायदा भी होता है कि बेल्जियम जो कंट्री रहता है उसमें कोई वॉर नहीं होता है। दोनों कम्युनिटी अपना मिलजुल के रहते हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। और ये यहाँ पे हमको एक इमेज दिया हुआ है, यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स बेल्जियम। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट होता है, वैसे वहाँ पे उनका जो पार्लियामेंट है वो ब्रसेल्स में, उनके कैपिटल में है और कुछ ऐसा दिखता है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके बाद फिर हमको वही पूछा गया है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different community and regions. Such a relation resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us if the majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वही मतलब बताया कि बेल्जियम ने अलग पाथ लिया जिसमें मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक कम्युनिटी के पीपल को ही फोकस किया जाता था, नहीं, दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाते थे। और वहीं पे श्रीलंका का थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दिखाते हैं, मतलब थोड़ा अलग दिखाते हैं। वहाँ पे डोमिनेंस दिखाते हैं जिसके कारण वॉर हो जाता है। फिर जा कर के हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। मतलब हमको पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों हमको चाहिए। Two different set of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, since social conflict often lead to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure stability of political order. Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in long run it undermines the unity of nation. सो वही बताया कि पहला रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस को कम कर देता है बिटवीन द सोशल ग्रुप और रीजनल ग्रुप्स, या आप जो भी कहना चाहें। तो जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी कर सकता है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है कि अब जैसे कोई एक डोमिनेटिंग है तो दूसरे पे डोमिनेंस दिखा रहा है, पर फिर माइनॉरिटी ने सोचा कि उनको डोमिनेंस अब करना है, तो ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है। फिर सेकंड हमारा है, there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is very spirit of democracy. मतलब भाई अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो मतलब हमको कुछ पावर शेयरिंग तो करना ही होगा। डेमोक्रेसी मतलब क्या रहता है कि एक गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड बाय सिटीजन और पीपल ऑफ दैट कंट्री। सो अगर हम उन सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और इक्वल पावर ही नहीं देंगे तो फिर मतलब डेमोक्रेटिक हम बोल ही नहीं सकते। सो इन दो रीजंस को यहाँ पे नाम भी दिया गया है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड वन मॉरल। देन आगे आगे हमको एक स्टोरी दिया गया है, आप रीड कर सकते हैं बाद में। देन हमारा ये लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोटेशन ऑफ इन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर।
For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if power is decided to dispersed, it would not possible to take quick decisions एंड टू एनफोर्स देम। सो हमको ये बताया गया है कि पहले स्टार्टिंग में हम जब ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जब आया तो लोग यही मानते थे कि पावर शेयरिंग नहीं करना चाहिए या किसी एक को ही ज़्यादा पावर दे देना चाहिए था या फिर कोई मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को पावर दे देना चाहिए था। और क्या बोला जाता था कि पावर है अगर वो मतलब अलग-अलग लोगों में बाँट देंगे तो क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। जैसे कि अब मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेज रहता है, पर ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जिसका डिसएडवांटेज भी नहीं रहता है। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि डिसीज़न लेने में टाइम लगता है या फिर पावर शेयर कर देते हैं तो मतलब इंस्टेबिलिटी भी रहती है, क्योंकि लोग मतलब दूसरे लीडर्स आते जाते रहते हैं। तो ये सब कुछ-कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। But these notion have changed with emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views are that exist in a society. Everyone has a voice in the शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। सो वही बताया गया है कि मतलब अब भाई अगर डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब क्या है, पीपल वहाँ पे रूल करते हैं, पीपल ही रूल करते हैं, बस वो किसी को इलेक्ट करते हैं ताकि वो उनको रिप्रेजेंट कर सकें। अब जैसे कंट्री में तो बहुत लोग रहते हैं, तो एक-एक से जाके उसका ओपिनियन नहीं ले सकते हैं, और ऐसे अगर ओपिनियन किसी भी चीज़ में लिया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम लोग इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स हायर अथॉरिटी तक ले जाते हैं। सो मतलब एक तरह से वही सिटीज़न अपना गवर्नमेंट को शेप करते हैं, अपने पब्लिक पॉलिसीज़ या जो भी उन पे लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनको बनाते हैं। सो पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 तरीके से होता है। पहला है पावर इज़ शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें बोला गया है कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली। तो इसको हम लोग चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मतलब किसी ने लॉ नहीं बनाया या फिर किसी ने लॉ बना दिया पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसको पनिश करने के लिए जुडिशरी है, तो इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। और ये एक चेन जैसा बनता है, इसलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। देन horizontal distribution of power because it allow different organ of government placed at same level to exercise its power। मतलब वही सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पर अलग अलग नहीं अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करता है, मतलब अलग अलग पावर्स को अपने पास रखता है। सच अ separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। मतलब अब इससे क्या होता है कि चेक एंड बैलेंस भी है, तो किसी एक ऑर्गन के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं हो पाता है, और अगर पावर जो दिया गया है उसका अगर मिसयूज़ भी होता है तो दूसरा उसको इंटरप्ट करता है। Each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. Last year, we studied that in a democracy, even though minister and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by legislature. This arrangement is called system of check and balance। सो इस
इस पावर शेयरिंग के जो नाम है कभी कभी एमसीक्यू में भी आते हैं। सो चेक एंड बैलेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सो इसमें बताया गया है कि डिफरेंट लेवल मतलब अलग अलग, जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये सब तो कम ही रहते हैं। कभी कभी मोस्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग डिफरेंट लेवल्स बोलते हैं। जैसे कि हम पिरामिड बनाते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंट्रल है, देन यहाँ पे स्टेट है, देन यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। सो लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों के रीच में रहता है, इसलिए सबसे लोअर में आता है। देन स्टेट जो है वो कुछ कम ही लोगों के अंडर आता, मतलब ज़्यादा लोग वहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ऊपर रहता है। और सबसे ज़्यादा ऊपर सेंट्रल रहता है। सेंट्रल सबको मतलब सब लोग सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। सो इसलिए हम इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो वन और मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अब एक से ज़्यादा अगर सेंट्रल और स्टेट भी है, तब भी वो फेडरल कंट्री होती है। जैसे कोई कोई कंट्री फेडरल नहीं रहती है कि उसमें, क्योंकि सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है, मतलब एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास रहता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। The government at the provincial or the regional level are called by different names। मतलब सबसे जो नीचे रहते हैं उनको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इस केस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसके भी नीचे जो रहता है उसके अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया भी है कुछ नाम, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत। देन नेक्स्ट इसमें और तो कुछ नहीं उतना है। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स, जैसे अब सोशल ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही हो, रिलीजन के बेस पे या किसी और बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में देखा कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। रिलीजियस अलग अलग रिलीजन के, और लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज के लोग, उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट इन सब countries there are constitutional and legal arrangements whereby social weaker sections and women are represented in the legislature and administration। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में कभी कभी अलग अलग वीकर सेक्शन जो रहते हैं कंट्री के, मतलब जो लोग उतने डेवलप हुए, मतलब लोग नहीं, जैसे उन तक उतना उनका उतना रीच नहीं रहता है, या फिर मतलब किसी पॉसिबल वे में वो वीक रहते हैं, तो उनको जैसे ST SC हुआ, या फिर अगर वुमेन उसको कम राइट मिलते हैं, तो उनके लिए अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी सॉरी, ये लास्ट में दिस टाइप of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse group who otherwise would feel alienated from the government। सो मतलब अगर जो वीकर सेक्शन ऑफ कंट्री है, अगर उनको मतलब इक्वल राइट्स या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा राइट्स देते हैं, ताकि वो ऐसे मतलब फील ना करे कि वो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देन लास्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी ऑल्सो सीन इन
the way political parties, pressure groups and movements कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। मतलब अब इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि इलेक्शन होता है तो डिफरेंट पार्टीज खड़े होते हैं ताकि वो लोगों का वो वोट्स लें और इलेक्शन जीतें ताकि उनको रिप्रेजेंट कर सकें। कहीं कहीं ये भी होता है कि बोलते तो हैं कि वो लोग पावर शेयर कर रहे हैं, पर असली में उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं रहता है, एक ही पार्टी रहती है। तो अब मतलब चाहो या नहीं चाहो उनको ही वोट करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं दो पार्टी रहती है बाकी एक पार्टी, जैसे कि चाइना के केस में हमको देखने के लिए मिलता है कि दो पार्टी रहती है बाकी मेन जो मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब जो हर बार जीतती रहती है, उनके कंट्रोल में रहता है कि कौन सी नेक्स्ट पार्टी इलेक्ट होके रूल करेगी। मतलब पीपल वोट करें या ना करें वही पार्टी जीतती है। तो वो मतलब बोलते तो हैं अपने आप को कि डेमोक्रेटिक हैं, बाकी असली में रहते नहीं हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि ऑल कंट्रीज प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक बट नॉट ऑल आर डेमोक्रेटिक। या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के केस में बोल सकते हैं कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर then next है such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run power is shared among different political parties. तो इसमें यही लास्ट में हमको यही बताया गया है कि पावर जो है किसी एक पार्टी को शेयर नहीं किया जाता है, जिसके कारण किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। और ऐसा नहीं रहता है कि भाई हाँ एक बार जीत गए तो फिर बार 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 जीतने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना पावर को गलत इस्तेमाल करें। सो यही था हमारा चैप्टर, लास्ट में बस एक्सरसाइज है। सो थैंक यू एंड आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।